अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें ये आपको बहुत इजी लगेगा जो आप पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं। आपने भी लास्ट जो पढ़ा था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वो आपको थोड़ा टफ भी लगा और लेंथी भी लगा होगा, लेकिन ये बिल्कुल ईजी है। ठीक है, इसमें इसमें बेसिकली हमें देखना है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होती है और कोरिलेशन क्या होती है। ठीक है, रिग्रेशन तो बेसिकली ये है जैसे कि हम कोई इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में रिलेशन देख रहे हो, एक के बढ़ने से दूसरे पे क्या अफेक्ट आ रहा है। एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक के बढ़ने से दूसरे पे क्या अफेक्ट आ रहा है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जिन पेरेंट्स की हाइट लंबी होती है तो उनके बच्चे भी लंबे होते हैं। जिन पेरेंट्स ये बेसिकली एक तरह से वो है कि जैसे 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 पेरेंट्स की हाइट लंबी होगी तो बच्चों की भी, ये हमारा जो होता है रिलेशनशिप, उसको हम रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट पेरेंट्स है और डिपेंडेंट है कि बच्चा उन पर डिपेंड कर रहा है, कि बच्चे की हाइट उन पर डिपेंड करेगी। मोस्टली यही देखा गया है। और कोरिलेशन हमारे पास इस तरह से होता है कि दो वेरिएबल्स होते हैं, उनके दरमियान में हम रिलेशनशिप चेक करते हैं कि ये हमारे इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन है या नहीं है। अगर है तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या वीक रिलेशन है या फिर नो रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, ये हम इसमें कोरिलेशन में चेक करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स क्या होता है। पहले तो हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, फिर हम डिटेल में देखेंगे रिलेशन और कोरिलेशन क्या होता है। The concept of a relation between two variables such as family income and family expenditure for housing is a familiar one. अब ये तो आपको पता है कि वेरिएबल फैमिली इनकम और फैमिली एक्सपेंडिचर हाउसिंग के लिए जो है ये फेमस है। वी नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन फंक्शनल रिलेशन एंड स्टैटिस्टिकल रिलेशन। अब आपके पास स्टैटिस्टिकल रिलेशन और फंक्शनल रिलेशन दो तरह के रिलेशन आते हैं। अब मैं ये आपको बता दूं, जो बेसिकली फंक्शनल रिलेशन है ये हम मैथमेटिक्स की टर्म है, हम इसमें यूज़ करते हैं मोस्टली, क्योंकि इसमें कोई एरर इन्वॉल्व नहीं होता, एग्जैक्ट रिलेशन आता है। ठीक है, इसको हम एग्जैक्ट फंक्शनल को हम एग्जैक्ट रिलेशन भी कहते हैं। स्टैटिस्टिकल रिलेशन को हम प्रोबेबिलिटी जो है इसको हम बेसिकली इसमें एरर आने के चांसेस होते हैं, इसको प्रोबेबिलिस्टिक एरर भी वो भी कहते हैं रिलेशन भी। ठीक है, और इन एग्जैक्ट रिलेशन भी कहते हैं कि इसमें हमारे पास एरर आने के चांस होते हैं। अगर कल को कहीं आप जॉब लेने के लिए जाते हैं, अगर आपने स्टैट्स में नेचर के तौर पे पढ़ा तो आपसे पूछ सकते हैं कि फंक्शनल रिलेशन और स्टैटिस्टिकल रिलेशन में क्या डिफरेंस है। फंक्शनल रिलेशन हमारा एग्जैक्ट रिलेशन होता है और स्टैटिस्टिकल रिलेशन में हमारे पास एरर टर्म इन्वॉल्व हो जाती है। तो यही हमारे पास बेसिक डिफरेंस है मैथ्स और स्टैट्स का। स्टैट्स में एरर टर्म हमेशा इन्वॉल्व रहती है कि हम 100% श्योर नहीं होते किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, अब फंक्शनल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स क्या होता है। पहले तो हमने देखा है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स क्या होता है, उसके बाद मतलब फंक्शनल भी हो सकता है, स्टैटिस्टिकल भी हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि फंक्शनल रिलेशन किस तरह का होता है। ठीक है, A functional relation between two variables is a perfect relation. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, perfect relation भी कहते हैं, exact relation भी कहते हैं, where the value of dependent variable is uniquely determined from the value of independent variable. जिसमें हम independent और dependent variable की values को uniquely determine करते हैं, मतलब जो x की वैल्यू चेंज होने से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या अफेक्ट आ रहा है, ये हम एग्जैक्ट हमें रिलेशन मिल जाएगा। ये नहीं होगा कि एरर इन्वॉल्व होगा इसमें। A functional relation is expressed by a mathematical formula if x is independent variable. अब हमेशा याद रखना, आपने x हमारे पास यूजली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन भी कर देते हैं, अगर मेंशन ना करें तो हम x इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और y हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब फंक्शनल रिलेशन इज ऑफ द फॉर्म, अब ये हमारे पास इसकी फॉर्म होती है रिलेशन की। ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम लेते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद इसको हम ये आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि ये फंक्शनल रिलेशन कौन सा होता है। आपको डिफरेंट तरह के रिलेशन भी बता देंगे और ये आपको ऑप्शन दे देंगे, तो आपके फंक्शनल रिलेशन ये लिखना है। और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसकी डेफिनेशन आपने याद कर ली है। Next, given a particular value of x, function f of x gives the corresponding value of y. The observations when plotted on a graph all fall directly on the line or curve functional relationship. This is the main characteristic of functional relationship. अब ये उन्होंने कहा है कि आप जब ये प्लॉट करेंगे तो ये आपके पास ग्राफ पे प्लॉट होकर एक लाइन आ जाएगी जो कि डायरेक्टली मतलब सारी वैल्यूज उस पर लाई करेंगे। आप एक्स को एक्सिस पे रखेंगे, वाई को वाई एक्सिस पे रखेंगे, तो आप देखेंगे जो इनके दरमियान में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे। ठीक है, इसको फंक्शनल रिलेशनशिप कहेंगे। नेक्स्ट आपने स्टैटिस्टिकल रिलेशन देखना, दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन
फंक्शनल एंड स्टैटिस्टिकल रिलेशन, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। A statistical relation is a relation where the values of dependent variable is not uniquely, लेकिन definition में थोड़ा difference है, वो uniquely determined था और ये not uniquely determined when the level of independent variable is specified. Next is a statistical relation unlike the functional relation is not exact, वो हमारे पास perfect था या exact था, ये हमारे पास imperfect भी कह सकते हैं, not exact भी कह सकते हैं, probabilistic भी कह सकते हैं। The value of y is not uniquely determined from the knowledge of x. The observation were plotted on a graph do not fall, जो चीज़ें उसमें थी ये उसका ऑपोजिट है। देखें वो ग्राफ प्लॉट होकर आपको डायरेक्टली बता रहा था कि लाइन और कर्व का रिलेशनशिप, तो यहाँ पे क्या है, when the plotted on a graph don't fall directly on the line or curve of the relationship, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टैटिस्टिकल। अब ये आपने इन दोनों की डेफिनेशन अच्छी तरह से याद कर लेनी है। नेक्स्ट इनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, एग्जांपल्स भी आपके माइंड में होनी चाहिए। इन मैनी फील्ड्स सच एज बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अभी डिफरेंट फील्ड में देखिए, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास एग्जैक्ट रिलेशन जो है और नॉट जर्नी ऑब्जर्व अमंग द वेरिएबल्स, ठीक है। इन चीज़ों में हमारे पास ये जो बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें हमारे पास फंक्शनल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारे पास कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करता है, स्टैटिस्टिकल रिलेशन हम यूज़ करते हैं हम मॉडल्स में, बट दैट इज स्टैटिस्टिकल रिलेशन प्रीवेल। फॉर एग्जांपल अब ये देखें, फर्स्ट इसकी एग्जांपल है द ग्रेड पॉइंट वाई। अब ग्रेड पॉइंट वाई हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल scored by a student in the college is undoubtedly related to the grade point x scored in the school, ठीक है। ये आपके पास वाई और एक्स का रिलेशन की उन्होंने एक एग्जांपल दी है। नेक्स्ट है द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाई ऑफ अ हाउस होल्ड इज रिलेटेड टू द इनकम ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। The maintenance cost y per year for automobile is related to the to this age, ये हमारे पास y है cost, मेंटेनेंस कोस्ट ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और एज जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। द शील्ड y ऑफ wheat इज रिलेटेड द क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर x, अब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि आप फर्टिलाइजर इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। आप फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको देखेंगे कि यील्ड ज़्यादा होगी, आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। Amount of sales y of a newly produced item may be related to its advertising cost। अब यहाँ पे भी देखें आपकी जो सेल्स है वाई की वो रिलेटेड है, रिलेटेड मतलब इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो आपका वाई है डिपेंडेंट वेरिएबल है और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। द वेट वाई ऑफ अ बेबी सर्टेनली रिलेटेड टू हिज एज, अब ये भी आप देख सकते हैं कि वेट और एज जो है आपस में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है आपका वेट ज़्यादा होता जाता है, ठीक है। ये इसके दरमियान में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है। सेविंग वाई ऑफ अ पर्सन ऑफ फर्म रिलेटेड टू हिज इनकम, अब ये भी जैसे इनकम ज़्यादा होगी तो फिर सेविंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल द हाइट बॉय ऑफ अ सन इज अनडाउटली रिलेटेड टू द हाइट एक्स ऑफ हिज फादर। अब इसमें ये बताया है कि जो हाइट है फादर, हाइट ऑफ वाई ऑफ अ सन, जो बेटे की हाइट है वो अभी मैंने आपको बता दी फादर की हाइट पे डिपेंड करती है। फादर की हाइट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो उसके बेटे की है वो डिपेंडेंट, बेटे की हाइट डिपेंड कर रही है फादर पे, ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की उन्होंने एग्जांपल्स दे दी हैं। ये बेसिकली आपको स्टैटिस्टिकल मॉडल्स है, उन्होंने बताया कि आपको इकोनॉमिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस में हम यूजली स्टैटिस्टिकल मॉडल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। मैथ तो आपने देखा होगा ना कि कम ही यूज़ करते हैं, मोस्टली हम स्टैट्स को ही यूज़ करते हैं हर फील्ड में तकरीबन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैजुअल रिलेशन। कैजुअल रिलेशन क्या होता है हमारे पास कि हम देखते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन या तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है या नो रिलेशन है, मतलब कोई नो रिलेशन तो नहीं होता, कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अब वो उन दोनों वेरिएबल्स की अपनी वजह से नहीं होता, वो कोई थर्ड वेरिएबल की वजह से होता है और हम समझते हैं कि वो दो वेरिएबल्स की वजह से हमारा जो है रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। इसको सिंपल अगर आप अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास ये है, जैसे कि देखें कैजुअल इज नॉट अ प्रेजेंट एवरीडे। अब जो कैजुअल रिलेशनशिप है वो हर जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसको कॉमन सेंस एडमिट भी नहीं करती है। मिसाल के तौर पे देखिए, अगर आपको मैं कहती हूँ कि नंबर ऑफ पेशेंट्स कैंसर के और जो है जो नंबर ऑफ बनाना कंज्यूम किए, उन दोनों के दरमियान में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जितने ज़्यादा जो है
किसी भी सिटी में केले ज़्यादा खाए जा रहे हैं, उसी सिटी में कैंसर के पेशेंट भी ज़्यादा हैं। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो उनके दरमियान में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो उन दोनों की अपनी वजह से नहीं है, वो कोई थर्ड वेरिएबल की वजह से होगा। जब भी कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा और वो थर्ड वेरिएबल की वजह से होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं काजुएशन या फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। ठीक है, अब इसमें अब मैं पहले आपको थोड़ा सा कोरिलेशन और काजेशन के दरमियान में डिफरेंस बता दूं। हमारे पास रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होगा तो वो हमारे पास कोरिलेशन होगा। ठीक है, अगर दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन होता है तो उसको हम कोरिलेशन कहते हैं, और कोरिलेशन हमारे पास हर जगह पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ रिलेशन कॉज एंड इफेक्ट की वजह से भी होते हैं, मतलब दो अनरिलेटेड वेरिएबल्स के दरमियान में आप देखेंगे रिलेशनशिप आ रही है, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया बनाना की और कैंसर पेशेंट की। अब इनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप नजर तो नहीं आ रही कि कोई रिलेशनशिप है या नहीं, लेकिन वो कोई थर्ड वेरिएबल की वजह से उनके दरमियान में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, उसको हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या कॉजेशन। अब ये दोनों जो बेसिकली ये रिलेशनशिप दो अनरिलेटेड वेरिएबल्स के दरमियान में होता है, ये आपने याद रखना है, वो थर्ड वेरिएबल की वजह से आता है। इसको हम आपको ये एमसीक्यूज के तौर पे आ सकते हैं कि इसको हम एक्सीडेंटल कोरिलेशन भी कहते हैं, इसको हम नॉन सेंस कोरिलेशन भी कहते हैं, इसको हम बोगस कोरिलेशन भी कहते हैं, इसको हम स्पूरियस कोरिलेशन भी कहते हैं, और ये हमारे पास थर्ड वेरिएबल की वजह से आता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद कॉजेशन हर जगह प्रेजेंट नहीं होती, और इसको ना आप जब देखेंगे तो आप कॉमन सेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया पेशेंट कैंसर के पेशेंट और बनाना की कंजम्पशन है, उसमें कोई रिलेशनशिप आपको वजाही नजर नहीं आ रहा और आपकी कॉमन सेंस भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप कैसे होते हैं। सेल ऑफ अ चिकन एंड प्रॉफिट ऑफ अ गोल्ड स्मिथ। अब देखें कि सेल ऑफ चिकन और गोल्ड स्मिथ जो है सुनियार में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जाहिर तो कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो कोई थर्ड वेरिएबल होगा हमारे पास, नंबर ऑफ मैरिजेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ मैरिजेस ज़्यादा होंगी, आपकी गोल्ड की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगी और चिकन की भी डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह के दरमियान में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो किसी थर्ड वेरिएबल की वजह से होगा। इसको हम कहते हैं कॉजेशन, कोई थर्ड वेरिएबल की वजह से रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना। ठीक है, ये दो अनरिलेटेड वेरिएबल थे, दो अनरिलेटेड वेरिएबल के दरमियान में किसी थर्ड वेरिएबल की वजह से जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसको हम कॉजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सेल ऑफ आइसक्रीम एंड सन ग्लासेस सोल्ड। अब इसमें भी यही है कि आपके पास जो है आइसक्रीम या सन ग्लासेस के दरमियान में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हाई टेम्परेचर जैसे जैसे होगा तो आप देखेंगे सन ग्लासेस भी ज़्यादा सोल्ड होंगी और सेल होंगी और आइसक्रीम भी ज़्यादा यूज़ होंगी, तो इसके दरमियान में थर्ड वेरिएबल की वजह से रिलेशनशिप आता है। सिमिलरली अगर आप देखते हैं ये जैसे कि आप यूबिया या मरी मुल्क जहाँ पे भी विजिटर्स ज़्यादा जाते हैं और सेल्स जो है सोक्स की ज़्यादा होती है क्योंकि सिटी कंडीशंस की वजह से। ठीक है, ये भी किसी थर्ड वजह से आपके दिल जो है रिलेशनशिप एग्जिस्ट की है। अब फोर्थ देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि प्रॉफिट ऑफ बार्बर एंड प्रॉफिट ऑफ बचर। जैसे कि कसाई और हिजाम के दरमियान में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हज का इवेंट आता है तो उसकी वजह से जो है हिजाम और जो है कसाई इनकी डिमांड और उनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अगर आप अम्ब्रेला और टी में देखते हैं कि बारिश मतलब अम्ब्रेला का यूज़ और जो है टी की सेल ज़्यादा कब होती है, जब हैवी रेन होती है। ठीक है, ये किसी थर्ड वेरिएबल में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज अम्ब्रेला और टी का कोई रिलेशनशिप है। ये ऐसा होता है कि आप अम्ब्रेला जब यूज़ करते हैं कि आप बस टी आप पीते हैं, ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं है ना। इन दोनों जो बेसिकली दो अनरिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं और वो किसी थर्ड की वजह से उनके दरमियान में रिलेशन आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं कॉजेशन या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या फिर एक्सीडेंटल रिलेशन या फिर सुपीरियस रिलेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बताया था, इसके डिफरेंट नेम्स हैं। इसको हम बोगस भी कहते हैं, नॉन सेंस भी कहते हैं, स्पूरियस भी कहते हैं, एक्सीडेंटल भी कहते हैं, कॉजेशन भी कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं, ये सारे आपसे एमसीक्यू से पूछे जा सकते हैं। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कैजुअल रिलेशन क्या होता है। Another factor to consider is whether a causal relationship exists between two variables in the example of steel output and labor of input. अब देखिए स्टील की जो है स्टील की प्रोडक्शन ज़्यादा हो और लेबर इनपुट ज़्यादा हो, इट इज़ क्लियर अ कैजुअल रिलेशनशिप डज एग्जिस्ट। तो हमें पता है कि इनके दरमियान में कैजुअल रिलेशनशिप है, अदरवाइज लेबर इनपुट से स्टील आउटपुट ज़्यादा तो नहीं होगी ना। स्टील तो अब देखिए द नंबर ऑफ वर्कर्स विल इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ टन्स ऑफ स्टील प्रोड्यूस।
There is also a causal relationship between hours of sunshine and the rate of growth of tulip. अब देखो बजाय देखा जाए तो हमें है कि नंबर ऑफ आवर्स जितने सनशाइन होगी उतना ही ट्यूलिप जो है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी. कन्वर्सली अगर देखा जाए तो इट इज़ क्लियर दैट द मोर स्टील आउटपुट विल कॉज द राइज नंबर ऑफ वर्कर्स. अब ये भी तो हो सकता है कि जिस तरह से हमने कहा था कि स्टील की आउटपुट ज़्यादा हो रही है लेबर इनपुट की वजह से, अब ये भी तो हम कह सकते हैं कि जो है स्टील की आउटपुट ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से वर्कर्स ज़्यादा हायर किए जा रहे हैं. ये भी कह सकते हैं नो विल मेक सनशाइन मोर बाय फोर्सिंग टू ग्रो फास्टर. ठीक है, ये ऑपोजिट तरह से रिलेशन भी आ सकता है. इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट रिग्रेशन एनालिसिस एंड कोरिलेशन एनालिसिस मेक नो असोसिएशन अबाउट कैजुअलिटी. ठीक है, अब ये जो है रिग्रेशन और आप देखेंगे कोरिलेशन में कोई दो रिलेशनशिप, दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप होगा. जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन होगा. एक वेरिएबल के पढ़ने से दूसरे पे क्या अफेक्ट आ रहा है ये हम देखेंगे हमारा रिग्रेशन में होगा. हम रिग्रेशन लाइन फिट करेंगे. जैसे जैसे हम देखेंगे अपनी एक्स की वैल्यू को, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं, वैसे वैसे हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में अफेक्ट आता जाएगा. तो ये हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान में देखते हैं. कोरिलेशन भी हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का निकालते हैं. ठीक है, अगर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का निकालते हैं तो वो काय स्केल होता है. सिमिलरली अगर रिग्रेशन के तौर पे अगर हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं तो एसोसिएशन होता है. ठीक है, इसका जो क्वालिटेटिव वेरिएबल में यूज़ है वो एसोसिएशन है और कोरिलेशन का हमारे पास काय स्केल के फॉर्म में हम करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस की डेफिनेशन भी आपने करनी है. वो क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इम्पोर्टेंट टास्क दैट द स्टैटिस्टिशियन मस्ट फेस इज टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन अ प्रॉब्लम. ठीक है, we are interested in relationship between variables because we may often possesses information about some variables and wish to use that information to draw conclusion about another variable. अब ये देखें, एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल की हम जो इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं वो बताते हैं हमें. इन मेनी सिचुएशंस वी फेस द प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व टू और मोर वेरिएबल्स. अब कुछ जगहों पे आप देखेंगे दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट. वी आर इन्फ्लुएंस अबाउट हाउ चेंजेस इन वन वेरिएबल रिलेटेड टू चेंजेस ऑफ द अदर वेरिएबल्स and how one of the set of variables is considered to predict the amount of other variables. The problem can be dealt with by statistical relationship between variables, representing relationship in mathematical functional form of probability significance of level. ठीक है, ये सारा आपने रीड कर लेना अच्छी तरह से. नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन रिग्रेशन एनालिसिस की यहाँ पे है. Regression analysis provides the method of estimating an average relationship between two or more variables. अब देखिए दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को हम रिग्रेशन के थ्रू मेजर करते हैं, which allows the investigator to explain and predict and this is in a sense the best possible approximation. The regression analysis provide an equation can be used estimating average value of one variable from the value of other variable. अभी आपने रिग्रेशन की डेफिनेशन को याद कर लेना. अब देखिए इस तरह से हमारे पास रिग्रेशन की जो अभी आप आगे जाकर देखेंगे मॉडल किस तरह से आएगा. अल्फा प्लस बीटा एक्स और साथ एप्सिलॉन आ जाएगा हमारे पास एरर टर्म. ये भी आगे मॉडल आ जाएगा. हमने तो इसका एस्टिमेट यूज़ करना होता है. आपको पता है हम न्यू यूज़ नहीं करते हैं, हम सैम्पल में एक्स बार यूज़ करते हैं, हम सिग्मा यूज़ नहीं करते हैं, हम एस यूज़ करते हैं. सिमिलरली ये ओरिजिनल मॉडल होगा पॉपुलेशन का, लेकिन हमने इसका एस्टिमेट यूज़ करना होगा. वाई हैट अल्फा की जगह पे ए, बीटा की जगह पे बी और एप्सिलॉन हमारा खत्म हो जाएगा एरर की तरह. अब नेक्स्ट है सिंपल रिग्रेशन. क्या होता है? अब रिग्रेशन भी डिफरेंट होती है, मतलब सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी होती है और मल्टीपल भी होती है. सिंपल में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं और मल्टीपल में हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाते हैं. ठीक है, simple regression is a relationship that describes the dependence of expected value of a dependent variable for a given value of a dependent non-random variable. अब आपने यहाँ से याद रखना है, MCQ में पूछा जा सकता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो नॉन रैंडम वेरिएबल होता है और जो है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है वो रैंडम वेरिएबल के तौर पर डील करते हैं. इन स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप इन ओनली टू वैल्यूज और इन्वॉल्व. ठीक है, अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन में दो वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं और हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास ज़्यादा हो सकते हैं अगर आप मल्टीपल रिग्रेशन पे जाते हैं तो. और इसमें रिग्रेसर क्या होता है ये भी आपने डेफिनेशन याद कर लेंगे. इनमें डिफरेंस पूछ सकते हैं और रिग्रेसर आपको एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं. द वेरिएबल डेट फॉर्म द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन. ठीक है, एस्टिमेशन या प्रेडिक्शन के लिए जो बेसिस फॉर्म करता है
इट इज कॉल्ड रिग्रेसर, इसको हम रिग्रेसर कहते हैं, इसको हम यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। याद रखिए आपने, रिग्रेसर को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, प्रेडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, कंट्रोल वेरिएबल भी कहते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं, और इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको नॉन रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं। ये सारे इसके नेम है, आपने याद रखने हैं रिग्रेसर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। रिग्रेशन क्या होता है, जिसमें डी वाला इन्वॉल्व, देखिए ये ओ है तो यहाँ एक्सप्लेनेटरी आ गया, प्रेडिक्टर आ गया, कंट्रोल आ गया, ओ का यूज़ ज़्यादा हो रहा है ना इसमें। अब रिग्रेशन में आपने कैसे याद रखना है, इसमें डी का यूज़ ज़्यादा होगा। जैसे वेरिएबल whose values depend on the value selected of the independent variable is called regression, it is called, इसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम प्रिडिक्टेंट, देखिए डी था रिग्रेशन के एंड पे, यहाँ पे प्रिडिक्टेंट के एंड पे डी आ रहा है, तो इसको हम प्रिडिक्टेंट वेरिएबल भी कहते हैं, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं, और इसको हम वाई से डिनोट करते हैं। अब इसने आपने इसके नेम याद कर लेने के, रिग्रेशन वेरिएबल को क्या क्या कहते हैं और रिग्रेशन वेरिएबल को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। इनके डिफरेंट नेम्स, और ये क्या होते हैं, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होता है और रिग्रेशन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल वाई होता है। नेक्स्ट ब्रीफली उसके बारे में दोबारा से डिस्क्राइब किया हुआ है। द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स डिटरमाइंड बाय द एक्सपेरिमेंटर एंड दे आर फिक्स। अब ये याद रखना है, आपकी जो मैंने भी आपको बताया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो नॉन रैंडम है, इसका मतलब है वो फिक्स वेरिएबल है। ये भी आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा फिक्स होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा रैंडम होता है। दे आर आर्बिट्रेरी selected constant and thus have no error attached with them. Independent variable is not random, but mathematical variable can choose value to give it. On the other hand, however, the problem is usually complicated by the fact that the dependent variable is subject to experimental variation or scattering. Besides, depending upon the regressive variable, there is a random error. अब यहाँ पे random error determining the response variable. Thus, the response variable possesses random characteristic. It is left. अब आपको बेसिकली इसमें बताया है कि आपके पास जो है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन में जो हम स्टैटिस्टिकल रिलेशन फाइंड करते हैं उसमें एरर टर्म इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बता दिया है कि आप वाई रिस्पॉन्स वेरिएबल, एक्स रिग्रेशन वेरिएबल, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू के फॉर्म में, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी तो आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास रिग्रेशन फंक्शन क्या होता है। अब रिग्रेशन फंक्शन हुई व्हेन वी लुक फॉर रिलेशनशिप। अभी देखिए अभी हमने ऊपर रिलेशनशिप देखा ना इसके दरमियान में, where the function f of x is determined given the points only work backwards or regress to original f of x, hence the function is regression function। अभी रिग्रेशन फंक्शन की देख लेना आपने। नेक्स्ट आपके पास आता है रिग्रेशन कर्व क्या होता है। The regression curve is the locus of a expected value of the response variable for a given value of the regressor variable. If the several measures are made on the response variable y at the same time of the regression variable x, then the results will be precision. The curve which join, अब ये भी definition regression curve की आपने याद कर लेनी है, ठीक है। दो लाइन यहाँ तक कर लीजिएगा वेरिएबल तक। नेक्स्ट कर्व फिटिंग क्या होता है। Curve fitting is the process of estimating from observed sample the parameter of population regression function on the response variable। अब स्टार्टिंग में आपकी थोड़ी सी डेफिनेशन ज़्यादा होती है हर चैप्टर में, और इसमें कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा ज़्यादा है, तो आपने इसे परेशान नहीं होना है, इजी सी डेफिनेशन है। कर्व फिटिंग क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्रॉम ऑब्जर्व। आपको पता है ये क्या है, ये प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग है, और हम हमेशा ऑब्जर्व सैंपल से ही जो है कोई भी चीज़ एस्टिमेट करते हैं। The parameters of population regression function of the response variable on a regression variable। हम करते क्या हैं, तो parameter of the population regression function of a response variable on the regressor variable। ये आपने फिटिंग की डेफिनेशन देख लेनी है, ये अक्सर आ जाती है। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल क्या होता है और लीस्ट स्क्वायर फिट क्या होता है। अब the principle of least square says that the sum of the square of residuals of the observed values from their corresponding estimated value should be least possible। अब इसमें बेसिकली हमारे पास जो है लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल में क्या होता है कि हम इसमें जो लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल के थ्रू जो है हम अपना जो पैरामीटर की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं अल्फा और बीटा की, हम जो सम ऑफ स्क्वायर बना लेते हैं उसको मिनिमाइज करते हैं तो हमारे पास आती है, ठीक है। ये बेसिकली प्रिंसिपल आपने बस डेफिनेशन के तौर पर कर लेना, लेकिन वैसे इसमें क्या होता है, हमने समीशन ई आई जो रेसिड्यूल है
इसके सम ऑफ स्केल को हमने मिनिमाइज करना होता है अपने पैरामीटर की वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। इस जो रेजिड्यूल की वैल्यू को हमने मिनिमाइज करना है अपने अल्फा और बीटा की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए। आपको पहले पता है कि हम हमेशा सैम्पल जो है वैल्यूज एस्टिमेट करते हैं, पॉपुलेशन वाला हमारे पास वैल्यूज नोन नहीं होती हैं, उनको हमने एस्टिमेट करके बताना होता है कि ये वैल्यूज आ गए। अब लीस्ट स्क्वेयर फिट क्या है हमारे पास, अमंग ऑल द कर्व्स अप्रोक्सीमेटिंग अ गिवन डेटा द कर्व ऑफ लीस्ट स्क्वेयर फिट फॉर व्हिच सम ऑफ स्क्वेयर रेजिड्यूल ऑब्जर्व वैल्यू कोरस्पोंडिंग टू द इस लीस्ट, ठीक है। जो भी मैंने बताया उसको इस वर्डिंग में लिख दिया उन्होंने। नेक्स्ट स्कैटर डायग्राम क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये तो आती है। The scatter diagram is a set of points in a rectangle coordinate। अब आपको पता है डायग्राम ऐसी बनती है ना, हम जब कोई ग्राफ बनाते हैं, एक हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं और एक हम वाई एक्सिस ले लेते हैं। Rectangular coordinate system with the x measured horizontally, y measured vertically, where each point measured an observed pair of values। अब देखिए हमारे पास कोई x की वैल्यूज होंगी, हम यहाँ पे लिख लेंगे जैसे कि 1 2 3 4, हम ऐसे लिखते हैं ना। और यहाँ पे भी अगर कोई वैल्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 20 30, जो जो वैल्यूज थे हम यहाँ y की, यहाँ पे y की जगह पे प्लॉट कर दी और x की जगह पे प्लॉट कर दी, ठीक है। उसके पहले लिख लें, उसके बाद प्लॉट करते हैं हम पेयर्स के फॉर्म में। तो avoid in determining an equation connecting two variables, a first step in collection of data showing the paired values of the variable under discussion। अब इसमें हम कैसे करते हैं, देखिए हमने पेयर्स के फॉर्म में, हमने फर्स्ट ईयर में भी देखा था ना कि पेयर्स के फॉर्म में भी आपके पास डाटा होता है, x1 y1, x1 के कोरस्पोंडिंग y1 की वैल्यू देकर हमने डॉट लगा दिया। ये हमने फर्स्ट ईयर में आई थिंक पढ़ा था स्टेप डायग्राम। x2 के कोरस्पोंडिंग हमने y2 की जो वैल्यू थी उसके कोरस्पोंडिंग डॉट लगा दिया। इस तरह से ये जो डॉट हम लगाते गए तो ये हमारे पास स्कैटर डायग्राम बन जाता है। अब इसको यहाँ से रीड कर लीजिएगा कि क्या बताया उन्होंने, यहाँ से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if the 2 points on a scatter diagram tend to run from the lower left side to the upper left side, y variable tend to increase, it is called direct relationship, ठीक है। और अगर जो है स्कैटर डायग्राम का रिलेशनशिप अपर साइड से लोअर साइड की तरफ आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। अभी हम इसकी डायग्राम्स आगे देखते हैं। द स्कैटर डायग्राम इंडिकेशन वेदर द स्ट्रेट लाइन एंड एडिक्वेट डिस्क्रिप्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे आप देखें आपके पास ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम डायरेक्ट रिलेशन कहेंगे। जैसे x की वैल्यूज इंक्रीज करती जा रही हैं, ऐसे वैसे y की वैल्यूज भी इंक्रीज कर रही हैं। इस मीन के x के इंक्रीज होने से y भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट रिलेशन कहेंगे, ठीक है। ये डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बता दिया। ये आपका स्कैटर डायग्राम बताता है कि आपका रिलेशनशिप इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। आप देखो ये डॉट्स तो लगाते जाओगे, डॉट्स सारे लगा लोगे, बाद में ट्रेंड लाइन दरमियान में से बना के देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब ये देखिए ये हमारा है डिक्रीजिंग ट्रेंड या इनवर्स रिलेशन। जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ रही हैं तो y की वैल्यूज कम हो रही है। देखिए x की वैल्यूज यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 10 आ गई और y की वैल्यू यहाँ पे 1 और यहाँ पे 10। जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ती गई हैं y की वैल्यूज कम होती गई हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। लीनियर है ये, देखिए लीनियर लाइन के थ्रू हमें शो हो रहा है, तो इसको हम लीनियर रिलेशनशिप कहेंगे। अब ये देखें ये क्या डायरेक्ट तो है, ये एक चीज़ को पढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, लेकिन ये कर्व की फॉर्म में आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट तो है लेकिन कर्व भी लीनियर रिलेशनशिप है। सिमिलरली ये भी देखें ये डायरेक्ट रिलेशनशिप तो है, इनवर्स रिलेशनशिप तो है ना कि एक चीज़ को बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, लेकिन कर्व भी लीनियर में है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप ई वाले को देखते हैं तो ये हमारे पास स्टेबल है। इसके दरमियान में हमने ये अपने लाइन डॉट्स प्लॉट किए, तो हम दरमियान में एक लाइन ट्रेंड लाइन जो है प्लॉट करके देखते हैं, तो हमें ये शो हो रहा है कि ये स्टेबल है, इसमें कोई जो है रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये स्टेबल, इसमें आपका जो है लाइन आ जाती है तो नो रिलेशनशिप शो करता है ये। अब ये हम देखते हैं तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है और वाइडर स्कैटर है। अब ये देखें एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी डिटेल लिखी हुई है, ए बी सी डी शो डायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप और जो है डायरेक्ट इनवर्स कन्वीनियंट रिलेशनशिप, और उसके बाद जो ई है वो आपका शो करता है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसमें नो रिलेशन या नो कोरिलेशन शो करता है हमें। और लास्ट है जो हमारे पास एफ, वो क्या शो करता है, नाउ द स्टेट डायग्राम इज प्राइमरली यूज्ड टू डिटरमाइन appropriateness of the particular equation is described later. The approximate goodness of fit of the equation is also apparent for the scatter diagram. For example, A is quite good compared to the fit of B.
अब आप देखिए बेसिकली यहाँ पे ए का और ये दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप तो है, ये देखें दोनों का सेम सेम रिलेशन बना है, लेकिन ये देखें ये थोड़ा सा हमारा वाइडर रिलेशन है और ये हमारा नैरो, ये स्टार्टिंग से ही आ जाता है और ये काफ़ी इसके दरमियान वैल्यूज के गैप है, ये वाइडर रिलेशन है। नेक्स्ट है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। हमारे पास क्या होता है, इस सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल डिस्क्राइब बेसिकली यहाँ से हमारे जो है वो सारी डेफिनेशन थी, यहाँ से हमारा जो हमने न्यूमेरिकल में इक्वेशंस यूज़ करनी है यहाँ से स्टार्ट होगा वो तो ये जो हम टर्म्स यूज़ किए अभी तक हमने वो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, जो हमने टर्म्स यूज़ करनी है वाई एक्स हमारी जो मॉडल में आएंगी उनको उन्होंने डिस्क्राइब किया। Simple linear regression model क्या होता है? If a simple linear regression describes the dependence of a expected value of dependent variable y is a linear function of the independent variable non-random variable x। अब आपको पता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल, और x जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो कहता है नॉन रैंडम या फिक्स वेरिएबल। देन द रिलेशनशिप सिंपल लीनियर रिलेशनशिप इज दिस, तो यहाँ पे इसको हम y लिखते हैं मॉडल को, which implies alpha mu x when x equal to 0 and alpha। अब इसमें जो है आपने याद रखना है अल्फा हमारा होता है इंटरसेप्ट, ठीक है, अल्फा इस मॉडल में इंटरसेप्ट होता है, बीटा हमारा क्या होता है, इसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं और स्लोप भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप, स्लोप ऑफ द इक्वेशन, और सेकंड को हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि बीटा क्या है, तो स्लोप भी कहते हैं इसको, रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, और अल्फा को क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट, ठीक है। और अल्फा क्या होता है, जब अब यहाँ से आप देखें इक्वेशन, अल्फा क्या होता है, अल्फा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट ये हमारे पास वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, अल्फा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वेरिएबल 0 हो जाता है, ठीक है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, ये याद रखना। अल्फा हमारा क्या होता है, अल्फा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू देता है जब हमारे पास बीटा बीटा नहीं एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट बीटा क्या है, बीटा इंडिकेट क्या करता है, बीटा इंडिकेट चेंज इन द मीन वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई पर यूनिट इंक्रीज इन एक्स। अब बीटा हमें क्या शो करता है, चेंज इन वाई, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो है बेसिकली अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दें तो इनको सोल्व करेंगे, हमारे पास सिंपल एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जो कि हमें y की वैल्यू उसका बताएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, चेंज इन द मीन वैल्यू ऑफ y फॉर यूनिट इंक्रीज इन x, ठीक है। आज हम यहीं तक काम करते हैं, आपकी डेफिनेशन होगी, आपका ये मॉडल हो गया, आपने इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है और याद कर लेंगे जो डेफिनेशन आपकी हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल करेंगे।